नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइकोलॉजी विद रजनी में। दोस्तों, हम लोग इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ रहे थे। हमने लगभग 3 बुद्धि के सिद्धांत को पढ़ लिया था। आज हम लोग बुद्धि के चौथे सिद्धांत को पढ़ेंगे, जिसे हम बुद्धि का त्रिआयामी या फिर त्रिविमीय या फिर 3D सिद्धांत कहते हैं। इससे पहले हम लोग बुद्धि के 2 अन्य कारक जैसे कि बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत हो या फिर द्विकारक या द्विखंड जिसे स्पीयरमैन ने दिया है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उससे पहले हम लोगों ने बुद्धि का एकत्व या फिर एक कारक या एक खंड सिद्धांत जिसे अल्फ्रेड बीने ने दिया था, उसे हमने पढ़ा था। और इससे पहले भारत के अन्य बुद्धि परीक्षण के बारे में में हमने पढ़ा था, और जो विश्व में जो इसके ऊपर परीक्षण हुए हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो इसके बारे में पूरे डिटेल से मैंने आपको बताया था, और इसके जो जिससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है बुद्धि का त्रिआयामी, त्रिविमीय या फिर 3D सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक हैं जेपी गिलफोर्ड भी कहते हैं, जो यूएसए के हैं। और ये जो सिद्धांत ये कब इनका जन्म का है, 1967, मतलब ये सिद्धांत इन्होंने 1967 में दिए हैं। जो गिलफोर्ड जो यूएसए के हैं, तो और इनका जो उपनाम, मतलब इस सिद्धांत का उपनाम जो उन्होंने एक और दिया था, बुद्धि की रचना या संरचना सिद्धांत। तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत का उपनाम बुद्धि की रचना या संरचना सिद्धांत भी है। बुद्धि का संक्रिया उत्पाद सिद्धांत। इस सिद्धांत में गिलफोर्ड ने डिब्बे के आकार का एक बुद्धि संरचना मॉडल बनाया। इस मॉडल में कुल फलक या बीमाएं 3 थी। पहला है संक्रिया यानी कि प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया, विषय वस्तु या फिर अंतर्वस्तु या फिर कंटेंट, या फिर थर्ड है उत्पाद, परिणाम या फिर प्रभाव यानी कि प्रोडक्ट। तो ये 3 चीज़ों का इन्होंने 3 प्रकार के बीमाओं का इन्होंने वर्णन किया। तो ये 3 प्रकार की बीमाएं, मतलब कि अलग अलग टाइम पे 3 बार इसके बारे में बताया गया, और इनमें कुछ ऐड हुआ, कुछ जिसके बाद इसकी जो मतलब टोटल संख्या है उसमें उसका परिवर्तन हुआ। फर्स्ट बार इन्होंने जो संरचना मॉडल के बारे में बताया था वो था 1967 में। सेकेंड उन्होंने 1977 में, और थर्ड इन्होंने 1988 में बताया था। प्रोसेस यानी कि संक्रिया जो 1967 में बताया गया था, वो टोटल यानी कि प्रोसेस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट को मिलाकर के टोटल 120 बताया गया था। आप इन्हें गुना भी करके देख सकते हैं पे कि 5 4 जा 20, 26 जा 120। तो लगभग नहीं, मतलब एक्यूरेट उन्होंने 120 संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद का जो टोटल 120 उन्होंने बताए थे। और जो सेकंड है वो है 1977 में हुआ, जिसे लगभग 150 यानी कि 5 × 5 × 6 यानी कि ये टोटल कितने हो जाते हैं, तो ये टोटल 150 हो जाते हैं। ये 5 × 5 × 6, तो आप ये 5 × 6 = 30 और 5 3 × 5 = 15 यानी कि 150 हो जाते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर जो है 5 × 4 × 6, 5 × 20, और ये टोटल हो जाते हैं 120। और यहाँ पर ये आपका हो जाता है 6 × 5 × 6, तो आपका क्या हो जाता है 5 × 6 = 30 और 3 × 6 = 18 यानी 180, यानी कि टोटल आपका जो हो जाता है 1988 में। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोसेस पहले 1967 में 5 था, 1977 में 5 है, और लेकिन 1988 में 1 बढ़ जाता है, जिससे कि यह प्रोसेस 6 हो जाता है। इसी वजह से इसमें और जैसे कंटेंट है 1967 में 4 है, 1977 में 5 है, और 1988 में इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, और प्रोडक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे, सब
बराबर है। तो यहाँ पर मात्र एक ये जो है इम्पोर्टेंट ध्यान रखने की 1986 में जो प्रोसेस है वो एक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये टोटल 180 हो जाते हैं। 122 कोश या प्रकोष्ठ कहते हैं, 150 कोश या प्रकोष्ठ, और लास्ट में 188 में 180 कोश या प्रकोष्ठ है। 1967 में विषय वस्तु के 4 भेद: शब्द, व्यवहार, संकेत और आकृति। 1977 में आकृति को हटाकर इसके स्थान पर श्रव्य और दृश्य को जोड़ा गया। इसमें जो बताया गया है कि क्या जोड़ा गया है और क्या नहीं जोड़ा गया है, तो 1967 में जो 4 बताए गए थे उसमें से जो शब्द, व्यवहार और संकेत और आकृति है उसमें से हटा करके उसमें दृश्य और श्रव्य को जोड़ दिया गया था। यहाँ पर जो 4 थे इसमें यहाँ पर आकृति को हटा दिया गया था, और आकृति को हटाने के बाद यहीं पर आपको दृश्य और वो श्रव्य जोड़ दिया गया था। ठीक है, ये आकृति को हटा करके इसमें ये चीज़ जोड़ दिया गया था, तो टोटल 5 हो गए थे। 19 संक्रिया के आंतरिक कोश: स्मृति, ज्ञान, अभिसारी, अपसारी, मूल्यांकन और निर्णय। विषय वस्तु के आंतरिक कोश: शब्द, व्यवहार, संकेत, श्रव्य और दृश्य। ये 1977 के बताए गए हैं कि 1977 में जो आंतरिक कोश थे वो कौन कौन सा था, संक्रिया के। यानी कि 1977 में आंतरिक कोश संक्रिया के कौन से थे, तो लगभग आपको स्मृति, संज्ञान, अभिसारी, अपसारी, मूल्यांकन और निर्णय। विषय वस्तु के आंतरिक कोश जो है वो शब्द, व्यवहार, संकेत, श्रव्य और दृश्य। 1977 में यानी कि यहाँ पर आपको जो है 5 थे, बाद में इसमें एक और ऐड हो गया यहाँ पर, और एक ऐड होने के बाद उसमें वो 6 हो गए। उत्पाद के आंतरिक कोश हैं वर्ग, संबंध, इकाई, प्रणाली, पद्धति या व्यवस्था, अंतर, रूपांतरण, अनुप्रयोग या अपादान। ठीक है, ये आपको 1977 के बारे में बताया गया है, जिसमें कि आकृति को हटा करके जो दृश्य श्रव्य को जोड़ा गया था, उसके बाद वो कितने उसके कोश हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है, बुद्धि का बहुआयामी या बहुबुद्धि सिद्धांत। इसके प्रतिपादक हैं हार्वर्ड गार्डनर, जो USA के हैं, और उनका जो समय है यानी कि ये समय उनका जन्म का समय बताया जाता है। तो ये आपका बहुबुद्धि का जो सिद्धांत उन्होंने कब दिया था, ये इसका समय है तो 1989 में। तो बुद्धि के प्रकार यानी 1989 में बुद्धि के 7 प्रकार बताए गए हैं। तो किनका दिया हुआ है, तो हार्वर्ड गार्डनर का दिया हुआ है। कहाँ के थे, तो USA के रहने वाले थे। उन्होंने जो 7 प्रकार के बुद्धि के 7 प्रकार बताए, उसमें से पहला है शाब्दिक, भाषाई या वाक बुद्धि। ठीक है, सबका अर्थ एक ही होता है। तार्किक या आंकिक बुद्धि। तीसरा है स्थानक या प्रेक्षण बुद्धि। चौथा है संगीतात्मक एवं बुद्धि। 5वां है गतिज, शारीरिक या गत्यात्मक बुद्धि। और 6ठा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल, और अंतरावैयक्तिक बुद्धि यानी इंटरपर्सनल। ठीक है, 1988 में इसमें भी कुछ चेंज हुए हैं। 1988 में बुद्धि में एक जोड़ दिया गया, यानी 7 जो प्रकार की उन्होंने बुद्धि बताई थी उसमें एक जोड़ दिया गया। और वो कौन सी बुद्धि थी, तो प्रकृतिवादी बुद्धि थी। यानी कि टोटल जो बुद्धि के प्रकार इन्होंने 1988 में 8 हो गए। ठीक है, और 2000 में फिर इसमें चेंजेस आए और बुद्धि के प्रकार में एक और बुद्धि जोड़ दी गई, और जिसे कहते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि। तो टोटल हो गए आपके 9 बुद्धि के प्रकार। और ये बुद्धि के प्रकार किनके दिए हुए हैं, तो ये हार्वर्ड गार्डनर के दिए हुए हैं।
तो इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी बुद्धि किसके लिए उपयोगी है। शाब्दिक भाषाई वाक बुद्धि, इस प्रकार की बुद्धि शब्दों के उच्चारण एवं लेखन अथवा भाषाई अभिव्यक्ति से संबंधित है। यह बुद्धि कवि, लेखक, इतिहासकार, शिक्षक इत्यादि में प्रमुख रूप से होते हैं। यानी कि वो व्यक्ति जो लेखन में निपुण है या फिर भाषाई रूप से अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है भाषा के रूप में, तो लेखक अपने आप को, कवि अपने आप को भाषा के रूप में बहुत ही अच्छे से अभिव्यक्त, और क्योंकि वो बहुत अच्छे राइटर होते हैं, उनका उच्चारण, लेखन सब कुछ बहुत अच्छा होता है। इतिहासकार या फिर कोई शिक्षक जो वाक का धनी होता है, वो बहुत अच्छे से अपने किसी भी टॉपिक को डील कर सकता है। तार्किक या आंकिक, इसका संबंध क्रमशः वैज्ञानिक या गणितज्ञ से संबंधित होता है। यानी कि तर्क देना, किसी चीज़ को टू द पॉइंट बताना, एक्यूरेट बताना, या फिर किसी चीज़ को समझाना वैज्ञानिक तरीके से, या फिर गणित में जो निपुण हो, इस प्रकार की बुद्धि जिसके पास होती है उसे हम तार्किक या आंगिक बुद्धि कहते हैं। स्थानक या प्रेक्षण बुद्धि, इसका संबंध प्रत्यक्ष या मूर्त चिंतन में अधिक होता है। जैसे अतः यह चालक, इंजीनियर, चित्रकार, मूर्तिकार, शिल्पकार, कारीगर, मिस्त्री में आदि रूप में प्रधान रूप से रहती है। यानी कि प्रेक्षक बुद्धि जो चालक होता है वो भी प्रत्यक्ष देख करके या समझ करके वो अपना चालक जो होता है वो अपने राइड करता है या फिर गाड़ी को चलाता है। इंजीनियर जो होता है वो सोच के समझ करके किसी चीज़ को कोई चीज़ बनाता है। चित्रकार इमेजिन करके कोई चित्र बनाता है। मूर्तिकार इमेजिन करके उस चीज़ को बनाता है। ठीक ऐसे ही शिल्पकार हो गए, मिस्त्री हो गए। संगीतात्मक बुद्धि, यानी कि इस बुद्धि का संबंध संगीत, गायन और वादन से होता है। अतः यह बुद्धि संगीतकार, गीतकार, गायक और वादन में प्रमुख रूप से होती है। गत्यात्मक बुद्धि, इस प्रकार का संबंध शारीरिक अंगों की गति या सक्रियता का दर्शाता है। यह बुद्धि नृत्यकार, धावक, खिलाड़ी, पहलवान, मुक्केबाज, कलाकार में आदि प्रधान रूप से होता है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इस बुद्धि का संबंध दूसरों के बारे में जानने, समझने, विचार करने, तर्क करने, निष्कर्ष प्राप्त करने अथवा पहचानने में होता है। तो और इस प्रकार की बुद्धि मनोवैज्ञानिक में होती है, समाज सुधारक में होती है, समाज सेवी में होती है, सामाजिक कार्यकर्ता या फिर राजनीतिक मंत्री, सांसद, विधायक आदि में समान रूप से प्रधान रूप से होती है। अंतरावैयक्तिक बुद्धि, इसका संबंध आत्म अवधारणा, आत्मनिर्देशन, आत्म अभिव्यक्ति या स्वयं को जानने पहचानने में होती है। जैसे बुद्धि दार्शनिक होते हैं, विचारक होते हैं, चिंतक होते हैं, जो आत्मनिर्देशन, आत्म अभिव्यक्ति करते हैं, स्वयं को पहचानने में, ज्ञान प्राप्त करने में ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसे को विचारक या चिंतक भी कहते हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि, जो आपको बाद में जोड़ा गया है बुद्धि को, तो यह बुद्धि जो है ये जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों और प्रकृति से होता है। अतः यह बुद्धि जीव विज्ञान, शिकारी, किसान और खेती हर मजदूर में प्रधान रूप से होती है। ये आपको 88 में दी गई है, आई थिंक 1988 में दी गई है। और जो सबसे लास्ट है जो 2000 में जोड़ा गया है वो है आपकी अस्तित्ववादी बुद्धि, यानी कि ये 2000 का है। ठीक है, और ये है आपका 1988। अस्तित्ववादी बुद्धि, इसका जो है आदर्शवादिता, नैतिकता, आध्यात्मिकता, धार्मिकता, यानी कि जो व्यक्ति आदर्शवादिता वाला अपना जीवन व्यतीत करता हो, जो नैतिकता का पालन करता हो, जो आध्यात्मिक हो, जो धार्मिक हो, इस प्रकार के लोगों में इस अस्तित्ववादी बुद्धि पाई जाती है। अतः यह बुद्धि किन लोगों में होती है, तो यह बुद्धि पंडित में, पादरी में, पुजारी में, मौलवी में, संत में, महात्मा में आदि में प्रधान रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा बुद्धि का बहुतत्व, बहुखंड या बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। और बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने दिया है। थॉर्नडाइक एक बहुत ही फेमस नाम है। तो थॉर्नडाइक ने जिस क्षेत्र में भी जो कुछ भी किया है, अब थॉर्नडाइक से रिलेटेड उसके जो भी उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, जो भी उन्होंने प्रतिपादन किया है, जो भी उन्होंने बताया, उसके बारे में अच्छे से रिसर्च जरूर कर लेना, अच्छे से इसको जरूर पढ़ लेना। तो बुद्धि का बहुतत्व या फिर बहुखंड या फिर बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है, तो E.L. थॉर्नडाइक ने दिया है, जो USA के रहने वाले हैं। जन्म इनका ये जन्म का डेट है, यानी कि 1974।
थॉर्नडाइक ने इस बुद्धि सिद्धांत में कुल 6 मानसिक योग्यताओं को बहुरूप में 6 मानसिक योग्यताओं के बहुरूप को बहुतत्वों का नाम दिया। इन्होंने लगभग 6 मानसिक योग्यताएं बताई, जिसमें कि तार्किक है, शाब्दिक है, भाषाई है, प्रेक्षण है, आंकिक है और स्मरण है। तो ये भी इससे मिलता जुलता है परंतु थोड़ा अलग है। और इन्होंने इन सभी जो मानसिक योग्यताएं हैं इन्हें ही बहुतत्व का नाम दिया है। और जो थॉर्नडाइक का बहुतत्व सिद्धांत है इसका अन्य नाम भी है, जैसे कि बुद्धि का असत्तात्मक सिद्धांत, बुद्धि का मात्रात्मक सिद्धांत, बुद्धि का परमाणुवादी सिद्धांत, बुद्धि का विश्लेषणात्मक भाजक अपसारी विकेंद्रित या फिर विखंडित खंडित सिद्धांत, बुद्धि का वालू का सिद्धांत या रेत के टीले के समान, और बुद्धि का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मात्रा संबंधी सिद्धांत। इसमें आपको यही चीज़ पढ़ना है कि इसमें बहुत डिटेल में नहीं है, बस इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया है, तो E.L. थॉर्नडाइक ने दिया है। वो कहाँ के रहने वाले थे, तो USA के रहने वाले थे, जन्म 1974। और उन्होंने कुल कितनी मानसिक योग्यताओं को बहुतत्व का नाम दिया था, तो कुल 6 मानसिक योग्यताओं को दिया था। कौन कौन है, तो तार्किक है, शाब्दिक है, भाषाई है, प्रेक्षण है और आंकिक और स्मरण है। और इसके अन्य नाम है जिसे आप देख सकते हैं। इस कभी कभी बहुबुद्धि सिद्धांत न कह करके बुद्धि का असत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया, ये भी पूछा जा सकता है। बुद्धि का मात्रात्मक सिद्धांत किसने दिया, इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं बुद्धि का त्रिचापीय या फिर त्रितंत्र सिद्धांत। इसके प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक रॉबर्ट स्टेनबर्ग हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, तो USA के रहने वाले हैं। संज्ञानवादी मनोविज्ञानी, सूचना प्रक्रम उपागम के प्रतिपादक व समर्थक। ठीक है, तो इसमें देखिए दो इसमें ऑलरेडी दिए गए हैं कि बुद्धि का त्रिपाचीय सिद्धांत है। तंत्र सिद्धांत किसका दिया गया, तो रॉबर्ट स्टेनबर्ग का दिया गया। वो कहाँ के, तो USA के। उन्हें किस प्रकार का मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, तो संज्ञानवादी मनोविज्ञानी थे वो। और साथ ही साथ वो सूचना प्रक्रम उपागम के प्रतिपादक और समर्थक भी थे। उन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है, जैसे कि घटकीय बुद्धि या फिर विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा अनुभाविक या फिर सृजनात्मक बुद्धि, और तीसरा है सांदर्भिक या फिर व्यवहारिक बुद्धि। तो घटकीय बुद्धि जो होता है कि 2 या 2 से अधिक अवधारणाओं या उद्दीपकों में से एक बेहतर के चयन हेतु उपयोगी बुद्धि, यानी कि 2 अवधारणाएं हैं, 2 उद्दीपक है, उसमें से किसी एक का चयन करना ही घटकीय बुद्धि या विश्लेषणात्मक बुद्धि कहलाता है। अनुभाविक या सृजनात्मक बुद्धि नवीन निर्माण हेतु उपयोगी बुद्धि, यानी कि जब कोई हम सृजन करते हैं, कुछ अपने अनुभव के आधार पर कुछ नया बनाते हैं, नया करते हैं, तो क्रिएटिविटी माइंड जो होता है, क्रिएटिव माइंड जो होता है, उस प्रकार की बुद्धि को हम व्यवहारिक बुद्धि या फिर अनुभाविक या फिर सृजनात्मक बुद्धि कहते हैं। तीसरा है सांदर्भिक बुद्धि या फिर व्यवहारिक बुद्धि, दैनिक कार्यों एवं समस्याओं के हल हेतु उपयोगी बुद्धि, यानी कि ये व्यवहारिक कार्य, यानी कि दैनिक जीवन में जो भी प्रॉब्लम आते हैं, जो भी कार्य होते हैं, उसको हल करने के लिए जिस प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता होती है उसे हम सांदर्भिक या फिर व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। बुद्धि के अन्य सिद्धांत, बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत। तो इसमें बुद्धि से रिलेटेड अन्य सिद्धांत भी हैं, जिसमें से एक है बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत, जिसे समूह कारक सिद्धांत जिसे दिया है थर्स्टन और कैली ने। 7 योग्यताओं का समूह, उपनाम भी है 7 प्राथमिक योग्यताओं का समूह। इसमें मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है और उन्होंने वो सिद्धांत किस किस ने दिया उसके बारे में डिटेल बताया गया है। तो आप इसे भी आप देख सकते हैं, कुछ अन्य सिद्धांत और उससे रिलेटेड जो मनोवैज्ञानिक है उसके बारे में। जैसे कि बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत या समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है, तो थर्स्टन और कैली ने दिया है। उन्होंने क्या बताया, तो 7 योग्यताओं का समूह, यानी कि 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। तो बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत किसने दिया है, तो RB कैटल ने। बुद्धि का धारा प्रवाह में स्पष्ट सिद्धांत
कैटन ने दिया है। बुद्धि की स्थापना प्रतिस्थापन का सिद्धांत एडविन गुथ्री ने दिया है। बुद्धि का अनुभव जन्य सिद्धांत कार्ल रोजर्स ने। बुद्धि का क्रमिक और क्रमिक महत्व का सिद्धांत वर्ट एंड वर्नर ने दिया है। और बुद्धि का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत हर्जबर्ग मैस्लो ने दिया है। बुद्धि का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, ठीक है, मैस्लो के द्वारा। प्रतिदर्श प्रतिमान प्रतिचयन नमूना या सैम्पलिंग थ्योरी थॉमसन ने दिया है। बुद्धि का आवश्यकता संबंधी सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया है। ये हर्जबर्ग मैस्लो है और ये अब्राहम मैस्लो है। तो आवश्यकता संबंधी सिद्धांत है अब्राहम मैस्लो। बुद्धि का उद्देश्यवाद प्रतीक या फिर चिन्ह संकेत सिद्धांत एडवर्ड टॉलमिन ने दिया है। बुद्धि का सदिशात्मक एवं स्थलाकृति या फिर क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया है। बुद्धि का क एवं ख सिद्धांत हैब ने दिया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट में एक बार देख लेते हैं कि बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। तो 1885 में फ्रांसीसी गाल्टन ने किया है। सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग किया है। अब बुद्धि पर लिखित प्रथम बुक तो मानसिक परीक्षण प्रथम बुक है जो 1890 में लिखा गया है, यानी कि आरबी कैटल इसके बाद आए हैं। सबसे पहले फ्रांसीसी गाल्टन ने ही बुद्धि का शब्द दिया था और बुद्धि पर एक बुक लिखा था जिसे आरबी कैटल ने, जिस बुक का नाम है मानसिक परीक्षण, 1890 में। फिर उसके बाद आया बुद्धि लब्धि आईक्यू शब्द किसने दिया तो विल्हेम स्टर्न ने दिया जो जर्मनी के रहने वाले थे और 1912 में दिया। और बुद्धि लब्धि का यानी आईक्यू का सन प्रत्यय या फिर अवधारणा किसने दिया तो टर्मन ने दिया 1916 में, जो यूएसए के रहने वाले थे। बुद्धि लब्धि आईक्यू ज्ञात करने का पूर्ण एवं प्रारंभिक सूत्र प्राचीन अधूरा सूत्र क्या है तो जो स्टर्न ने दिया वो अधूरा सूत्र था, 1912 में दिया था, यानी कि इस वक्त उन्होंने दिया था कि मात्र MA = CA, ठीक है। और ये अधूरा था, लेकिन बाद में टर्मन ने 1916 में, ये यहाँ इस वक्त की बात की कही जा रही है, इसमें टर्मन ने मैं इधर लिख लेती हूँ MA/CA/100, ठीक है। तो ये मतलब आपका प्रमाणिक और आधुनिक सूत्र है जिसे टर्मन ने दिया हुआ है। और मानसिक आयु MA शब्द का यानी कि मानसिक मेंटल एज इसे कहते हैं, मतलब कि मेंटल एज अगर किसी की एज आपको 10 साल है और उसकी मेंटल एज 15 ईयर्स है तो ज्ञात करना है उसकी मानसिक एज। तो यहाँ पर इस तरह से आप काट लेंगे तो फिर 150 आ जाएगा, यानी कि वो प्रखर बुद्धि का है, ठीक है। इस तरह से किसी का हम IQ निकालते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है मानसिक आयु जो है वो शब्द किसने दिया तो अल्फ्रेड वीनी ने दिया। कब दिया है तो 1908 में दिया है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर इसका ये टाइमिंग भी कभी कभी देता है कौन पहले या कौन बाद में आया। और संवेगात्मक बुद्धि यानी कि इमोशनल जो आपका संवेगात्मक बुद्धि है वो शब्द किसने दिया तो डॉक्टर जॉन मेयर या पीटर सैल्वे ने दिया। कब दिया तो 1990 में दिया। संवेगात्मक बुद्धि का वास्तविक प्रतिपादन किसने किया तो डैनियल गोलमैन ने 95 में किया। ये भी कहाँ के रहने वाले हैं तो USA के रहने वाला। तो ये आपका एक थोड़ा अलग क्वेश्चन हो गया, जैसे कि ये दोनों आपका संवेगात्मक से रिलेटेड हो गया। एक संवेगात्मक बुद्धि का विचार सबसे पहले किसको आया तो आपको जॉन मेयर और पीटर सैल्वो 1990 में, जो USA के रहने वाले थे। और इसका जो सन प्रत्यय या प्रतिपादन कब किया गया और किसने किया तो डैनियल गोलमैन ने 1995 में USA में किया, ठीक है।
और इसमें कभी कभी आपको डेट पूछा जा सकता है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले कि बुद्धि जो आपका शब्द है किसने दिया, ठीक है। तो आप इसमें ये लिख सकते हो कि सबसे पहले जो हमारा बुद्धि का शब्द है वो फ्रांसीसी गैल्टन ने दिया, तो ये आपका पहला नंबर पे आ जाएगा 1885। फिर जो पुस्तक लिखी गई तो वो आपका सेकेंड हो जाएगा 1890। फिर उसके बाद जो है आपका मानसिक आयु का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, तो अल्फ्रेड बीने ने दिया। कब दिया, तो 1908 में दिया। उसके बाद 1912 आ जाता है, जिसमें मानसिक आयु का जो एक अधूरा सूत्र है उन्होंने दिया, यानी आईक्यू का जो अधूरा सूत्र है उन्होंने दिया। किसने दिया, तो ये आपको स्टर्न ने दिया। और सबसे लास्ट में 1916 में स्टर्न ने इस मानसिक आयु ये आईक्यू का जो फार्मूला है उसे उन्होंने कंप्लीट किया 100 लगा करके, क्योंकि जो स्टर्न का दिया हुआ फार्मूला है उसका जो आंसर आता था वो पॉइंट में आता था, इसीलिए टर्मन ने 100 लगाकर इसे एक एक्यूरेट तरीके से बताना इस फार्मूले के ज़रिए समझाया जा, मतलब इसे हम समझा सकते थे, एक्यूरेट निकाल सकते थे कि किसी किसी की मानसिक आयु इतनी है, वास्तविक एज इतना है, तो उसका आईक्यू कितना होगा। ठीक है, तो ये आपको पूछा जा सकता है कौन पहले आया कौन बाद में आया, तो ये डेट को आप थोड़ा लर्न अच्छे से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है गोलमैन की प्रसिद्ध पुस्तकें। संवेगात्मक बुद्धि, गोलमैन कौन थे, मैंने आपको बताया कि संवेगात्मक बुद्धि का जो संप्रत्यय प्रतिपादन किए थे डेनियल गोलमैन ने, वो उनकी लिखी हुई पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक है संवेगात्मक बुद्धि, बुद्धि लब्धि में से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, तो 1995 में ये बुक लिखी गई थी। और दूसरी जो है संवेगात्मक, एक सेकंड ये काफ़ी बड़ा हो गया, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देती हूँ। संवेगात्मक बुद्धि दो बुक है इसमें, शायद हाँ, इसमें टोटल 2 बुक है कि संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण कब है क्यों, तो 1995 में लिखी है। दूसरी संवेगात्मक बुद्धि के साथ साथ 1995 में गोलमैन की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा अच्छे से देख लेना, क्योंकि कभी कभी बुक भी आता है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि यदि मानसिक वास्तविक आयु यानी कि वास्तविक आयु से मानसिक आयु 2 वर्ष अधिक हो तो उत्तर हमेशा प्रतिभाशाली आएगा। और जो आपका वास्तविक आयु है, अगर मानसिक आयु से 2 वर्ष कम होने पर उत्तर हम जो होगा वो हमेशा मंद बुद्धि होगा, ठीक है। और सी बराबर MA 1 वर्ष अधिक कम बराबर हो तो उत्तर मतलब सामान्य भी आ सकता है और औसत भी आ सकता है। औसत विकल्प में न होने पर श्रेष्ठ या उच्च बुद्धि का हम लगाएंगे। अगर 1 वर्ष अधिक है तो हम श्रेष्ठ लगा सकते हैं, और कम है तो हम पिछड़ा भी लगा सकते हैं। बुद्धि लब्धि का जो वर्गीकरण है टर्मन और मेरिल ने दिया है। जैसे कि 0 से 5 जो होते 25 जो उसकी IQ निकलती है तो उसे हम जड़ बुद्धि यानी कि इडियट भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट है जो 26 से 50 मूर्ख मूढ़, मतलब जड़ बुद्धि मतलब है ही नहीं, कुछ बुद्धि ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 26 से 50 मूर्ख जिसे हम कहते हैं। 51 से 70 मंद बुद्धि, मतलब वो समझ रहा है लेकिन वो स्लो है, बिल्कुल ही स्लो। 71 से 80 क्षीण बुद्धि या निर्बल, यानी बुद्धि है लेकिन उतना वो कॉन्शियस नहीं है, उतना वो समझने की क्षमता नहीं है। 81 से 19 पिछड़ा यानी बैकवर्ड्स, यानी कि वो समझ रहा है लेकिन वो पिछड़ा हुआ है, ठीक है। 91 से 110 जो यहाँ पर है 91 से 110 वो यहाँ पर सामान्य औसत आ जाता है। तो ये मतलब कि इससे पूछा जाता है कि असामान्य बच्चों का IQ कितना होता है, तो या फिर एवरेज बच्चों का, तो 91 से 110। और 111 से 120 आपका श्रेष्ठ
उच्च यानी प्रखर हो जाएगा, सुप्रियर यानी। और 121 से 130 जो होगा श्रेष्ठतर, उच्चतर, प्रखरतर हो जाए, यानी मोर सुप्रियर हो जाता है। 31 से 140 श्रेष्ठतम, उच्चतम, प्रखरतम यानी कि मोस्ट सुप्रियर हो जाता है। और 140 से ऊपर प्रतिभाशाली हो जाता है। तो इसमें जो आपको है कि कुछ कुछ आप लर्न कर सकते हैं, जैसे कि आपका ये सामान्य में के बच्चों का क्या रहता है, या फिर जो आपका श्रेष्ठ है, उच्च है, उसका आईक्यू कितना रहता है, और जो आपका एक सेकेंड, ये मेरे से कभी कभी मैं इसलिए सोचती हूँ कि मैं इसे यूज़ ना करूँ, कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम आ ही जाते हैं। ठीक है, थैंक गॉड इसमें ये चला गया। और आपका जो प्रतिभाशाली होते हैं उसका कितना आईक्यू होता है, तो 140 से ऊपर होता है। ठीक है, और लेकिन क्रो और क्रो के अनुसार ये नोट में है कि वो मानते हैं कि क्रो एंड क्रो के अनुसार कि 130 से ऊपर जो होते हैं वो प्रतिभाशाली होते हैं। और ये जो है आपका बुद्धि लब्धि का जो वर्गीकरण है, जिसे टर्मन और मेरिल ने दिया है, उनके अनुसार 140 से ऊपर है, लेकिन क्रो एंड क्रो के अनुसार 130 से ऊपर है। ठीक है, इसके बाद आपको न्यू चैप्टर आता है, जो चैप्टर है आपका है पर्सनालिटी, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और जो इसमें से आपने इस वीडियो के माध्यम से बुद्धि लब्धि का जो वर्गीकरण है, इसे आप ज़रूर एक बार देख लेना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा है आपका जो आईक्यू से रिलेटेड किसने पहले दिए, किसने किस चीज़ का प्रतिपादन किया, वो बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो आपका जो बुद्धि सिद्धांत है, बुद्धि के अन्य बुद्धि सिद्धांत, और जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं उनके जो बुद्धि के सिद्धांत हैं, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये चैप्टर ही बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आप ज़रूर अच्छे से देख लेना। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर मेरे से कोई थोड़ी प्रॉब्लम हो गई हो तो प्लीज़ डोंट माइंड। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इससे भी अच्छा वीडियो बनाऊँ, ताकि मैं और अच्छे से आपको समझा सकूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा व्यक्तित्व से रिलेटेड होगा, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में व्यक्तित्व चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप लाइक करेंगे तो मैं रोज़ाना अपना वीडियो बनाऊंगी और रोज़ाना वीडियो अपलोड करूंगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।